आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट कैन बी सेड मैनेजरियल अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जैसे ही सीखेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सीख जाएंगे। आइए फर्स्ट स्लाइड से हम बात स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या दिख रहा है आपको? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है। ये जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है इसमें क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ग्रेजुएशन में इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है बच्चों को। कहां पर? ये पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है कहां पर? पार्ट 2 में। ये पढ़ाया जाता है कहां पर? पार्ट 3 में। और ये भी पढ़ाया जाता है कहां पर? पार्ट 3 में। क्योंकि बच्चे अलग अलग पार्ट में अलग अलग अकाउंटिंग को पढ़ रहे होते हैं, तो वो कभी नॉर्मली, अब एक साल का गैप हो जाता है नॉर्मली, तो वो कभी नॉर्मली कोरिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि इन अकाउंटिंग, डिफरेंट अकाउंटिंग का एक्चुअल में क्या मतलब है। इनको इसका नाम जो अलग अलग है वो किन वजहों से है? क्या ये सभी अकाउंटिंग एक ही टाइप का अकाउंटिंग है? अगर आप गौर से देखें तो सभी के अंदर क्या है? एक कॉमन चीज है। क्या दिख रही है आपको? अकाउंटिंग। ये कॉमन है, हर जगह पर क्या है? कॉमन है। अब अगर हम जीरो लेवल से बात करें, बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपको बस एक बार इसको सुनने के बाद आप इजीली पूरे लाइफ दिमाग में रख पाए, तो इसके लिए एकदम आसान भाषा के यूज करते हुए मैं चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आइए, जब भी आपके दिमाग में अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी वर्ड आता है, अकाउंटिंग वर्ड आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में डेबिट या क्रेडिट आता है। जैसे मैं नॉर्मली एग्जांपल्स दिया करता हूं कि अगर मैं कहूं शादी, मैरिज, तो शादी वर्ड मैंने यूज किया और अभी तुरंत इतनी देर में आपके दिमाग में क्या आ गया होगा? कुछ बातें क्या आ गई होंगी, जैसे कि आपको या दिमाग में आया होगा दुल्हा दुल्हन। अगर आप शादी वर्ड बोलकर आपके दिमाग में कोई पार्क, या फिर कहें कि अगर अब जू आ जाए, शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो ये दुख की बात है। इसका मतलब स्थिति कुछ सही नहीं है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दुल्हा दुल्हन, खाने पीने का इंतजाम, है ना, सजावट, यही दिमाग में आएगा। यस या नो? अगर मैं कहूं अंधेरी रात, जंगल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सांप में भी आ सकता है, भूत, इसके अलावा शेर, ये सारी चीजें दिमाग में आती है। ठीक उसी तरह से जैसे ही वर्ड अकाउंटिंग यूज किया जाता है, अकाउंटिंग बोलते ही आपके दिमाग में आ जाता है अच्छा डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल्स, है ना, मॉडर्न रूल्स, ये दिमाग में आपके आ जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये सारे रूल्स आपके दिमाग में आते नहीं आते हैं? 100% ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाता है। अब एक सवाल क्या है कि ये कौन सा अकाउंटिंग है? जो अकाउंटिंग आपके दिमाग में पहली बार आता है, एक्चुअल में वो कौन सा अकाउंटिंग है? वो एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। समझ रहे हो? ये जितने भी रूल्स देखते हैं ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे किसके लिए है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। यहां पर आपको अभी 4 टाइप का अकाउंटिंग दिखाया गया है। अगर ये पूछा जाए कि इन सभी अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अकाउंटिंग कौन है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्या ये बाकी अकाउंटिंग बेकार का अकाउंटिंग है? ऐसा नहीं है, सभी का अपना अपना इंपोर्टेंस है। लेकिन अगर पहली बार आपके दिमाग में अकाउंटिंग वर्ड आए, तो आपके दिमाग में वो डेबिट क्रेडिट जो आता है ना, वो एक्चुअल में कहां का पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, वित्तीय लेखांकन का अंग है वो, जो कि आप नॉर्मली बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? अलग अलग अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं?
क्यों ये सारे अकाउंटिंग अलग अलग है, हम इन सभी मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट आता है नॉर्मली फाइनल अकाउंट। क्या आता है? फाइनल अकाउंट। देख ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट में आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मल वे में बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंपनी के केस में क्या है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अल्टरनेटिवली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके क्या पता करते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को पता करते हैं और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल आउटपुट अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे? नाम से क्या है, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग और FA फाइनल अकाउंट्स। समझ लो, याद रखने के लिए मैंने ये बात को रिलेट कर दिया। फाइनल अकाउंट कहां से निकल कर आता है, कहां से बनकर आता है? इतने अकाउंटिंग आप सभी जानते हो, इसलिए मैं ऑलरेडी जो चीजें जान रहे हो, नोन टू अननोन प्रिंसिपल को यूज करते हुए मैं आपको समझा रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस को आप अपनाते हैं, अल्टरनेटिवली आप यूं कहें कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस पता करना है और साथ में एसेट्स और लायबिलिटी पता करना है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके लिए आप क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट बनाते हो। और फाइनल अकाउंट जहां बनाते हो, यानी फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग के जिस ब्रांच में बनाते हो उसे क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल रिजल्ट हो गया फाइनल अकाउंट। अब गौर कीजिए, थोड़ा बैक लाता हूं मैं। इसका मतलब फाइनल अकाउंट कहां से बनाते हो? ट्रायल बैलेंस से बनाते हो। ट्रायल बैलेंस कहां से बनाते हो? लेजर से बनाते हो। और लेजर कहां से बनाते हो? कहां से? जर्नल से। और जर्नल कहां से लेके आते हो? ट्रांजैक्शन से लेके आते हो। तो बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को दिमाग में रखते हुए आपने डिफरेंट स्टेप को फॉलो करते हुए आपने क्या बनाया? फाइनल अकाउंट बनाया। और यह वास्तव में कहां का अंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई शक है इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप किसी को समझा भी सकते हो, आप ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितने भी अकाउंटिंग के ब्रांच आप देख रहे हो, उन सभी का सबसे हेड होता है। समझ रहे हो क्या? आप कह सकते हो ये सबका फादर होता है। इसी के बेसिस पे बाकी अकाउंटिंग को हम मूव करते हैं। क्लियर है? तो प्रॉफिट या लॉस पता करना या फिर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, ये सारा ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही अंग है। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप ब्रांच अकाउंटिंग करते हो, है ना, या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हो। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों करते हो? क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहते हो ना आप। यस या नो? अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहते हो आप, इसलिए हम कहेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। चलिए, इसके अलावा आप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते हो। यहां भी आप कंसाइनमेंट पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया, इसको जानने के लिए आप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते हो। इसलिए यह भी किसका पार्ट हो गया? किसका पार्ट हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब आप समझ चुके होंगे। अब आइए नेक्स्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसको आपने बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ा। एक्चुअल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये अलग कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात जुड़ जाता है कि जब हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग करते हैं ना, जब कंपनी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं। फिर बस इतना सा अंतर है। जब कंपनी के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब सेम चीज। मान लीजिए हम कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन फर्क क्या है समझिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए होता है। तो वहां पर दो चीजें होती है, कंपनीज एक्ट प्लस अकाउंटिंग। क्या क्या? कंपनीज एक्ट, ध्यान से देखेंगे आप। फाइनेंशियल, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? कंपनीज एक्ट, CA, दैट इज कंपनीज एक्ट प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इक्वल टू क्या? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। दिस CA मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज इक्वल टू कंपनीज एक्ट
प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कंपनीज एक्ट के बारे में आप जानते हैं, कंपनी के जितने भी स्टेप्स होते हैं, कंपनी में जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसको हम अकाउंटिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना होता है हमें, और साथ साथ जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग करना होता है। इसलिए हम इसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नाम देते हैं। वास्तव में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। एक बात की वजह से अंतर आता है, क्योंकि इसमें हम कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर है? तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे बात करते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है? देखो, कॉस्ट मतलब होता है लागत। एकदम साधारण भाषा में बात करें तो नाम से ही क्लियर है, लागत को पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए? कॉस्ट को पता करने के लिए जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। लागत पता करने की जरूरत किसे पड़ती होगी? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। तो क्या सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लागत पता करने की जरूरत है? नहीं। जो ऑलरेडी बना बनाया गुड्स लेकर आते हैं और उसको बेच दिया करते हैं, तो क्या उनको जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग करने की? उनको क्या जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग करने की? उनका काम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चल जाएगा। उनको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पता करना है बस। कौन? जो ट्रेडर्स होते हैं उनको कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको लागत पता नहीं करना। लागत किनको पता करना है? जो कुछ बनाते हैं, कुछ तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई कार मैन्युफैक्चरर है, कोई फैन मैन्युफैक्चरर है, ये पैनल है, ये फ्लैट पैनल मैन्युफैक्चरर है। इसको जरूरत है क्या पता करने की लागत? यस, उसको ये जानने की जरूरत है कि इस पैनल को बनाने में उसकी लागत क्या आई है। अगर वो ये लागत पता ना करे, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लागत पता चलेगा? जी नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लागत पता नहीं चलेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल सकता है। आपने इस पैनल को बनाने में जहां जहां खर्च किया है और जहां से भी आपको इनकम आई, ये सारी चीजों को देखकर आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट ये पता नहीं कर सकते कि एक पैनल को बनाने का कॉस्ट क्या आया है। अगर ये कॉस्ट जानना चाहते हैं आप, तो आपको अकाउंटिंग के दूसरे ब्रांच को यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट पता करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हालांकि इसका स्कोप सिर्फ कॉस्ट पता करना नहीं होता है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमें हमारे इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, पिछली बार कॉस्ट क्या था और इस बार कॉस्ट क्या है ना? अब सेम पैनल बनाने में पिछली बार कॉस्ट कम था और अभी ज्यादा आ रहा है। ये पता कब चलेगा? जब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हम करके देखेंगे। और जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो ये जो वेरिएंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आया, कॉस्ट जो बढ़ गया, हम फिर इसको क्या करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट पता करने के साथ साथ कॉस्ट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। और जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी करके कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में भी दिमाग लगाएंगे। तो एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप गौर से देखें तो कॉस्ट पता करने के साथ साथ कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है। तो फाइनली अगर मोटी मोटी बात की जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक्चुअल में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। बस फर्क ये है कि यहां पर हम कंपनीज एक्ट को साथ में यूज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बात करते हैं? हम कॉस्ट पता करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद, कॉस्ट अकाउंटिंग का सीधा मकसद कॉस्ट पता करना होता है। तभी ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सीधे ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं उनको कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड नहीं है, उनका काम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से चल जाएगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको जरूरत पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसको करने के बाद कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को भी आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। अब मेरा मेन उद्देश्य है क्या? इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझना। ठीक है,
सारे ही को समझा रहा हूं मैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फोकस कर रहे हैं। तो गौर कीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हुए आइए यहां पर हम देखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब गौर से देखिए, इसके डेफिनेशन को मैं पढ़ रहा हूं। A method of accounting that creates statements, reports, and documents that help management in making better decisions related to their business performance। हिंदी में आप देख सकते हैं लेखांकन की एक विधि जो विवरण, रिपोर्ट और दस्तावेज बनाती है, जो प्रबंधन को उनके व्यावसायिक प्रदर्शन से संबंधित बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। देखो नाम से क्लियर है। मैं अगर शॉर्ट में इस डेफिनेशन, नॉर्मली मैं इस तरह के डेफिनेशंस वगैरह को एक्सप्लेन करने से बचता हूं, इससे बच्चे कंफ्यूज्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आइए सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं, लेकिन एक ट्रेडिशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यहां पे लिख दिया है। मेरी बात अगर आप माने तो इस तरह के डेफिनेशन से आप बचें। क्यों ना सीधी सीधी बात आप समझें और अपने अंदाज से एक डेफिनेशन तैयार कर दें, देन मैं समझूंगा आप समझ गए हो। वरना अगर इसको आप रट कर किसी तरह से काम चला लेते तो इसको समझना नहीं बोला जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो चीज है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन बड़ा साधारण सा है, बिजनेस के यानी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसे, मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। क्या, मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस पता है क्या होता है, दो अकाउंटिंग इसका बेस होता है। कौन कौन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। समझिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसको मैं समझाता हूं। होता क्या है, देखिए जब फाइनेंशियल अकाउंटेंट जब फाइनल अकाउंट्स तैयार कर देते हैं, उसी फाइनल अकाउंट से, जैसे कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार हो चुका, अब उसको हम अलग अलग तरह से एनालिसिस करते हैं। जाकर हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डिफरेंट, या कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद भी जो हमें रिपोर्ट उसका मिलता है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का आउटपुट क्या होता है, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये उसका फाइनल आउटपुट होता है। तो जब मैं अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अगर कोरिलेट करूं, तो जब फाइनल अकाउंट तैयार हो जाता है, हम इसके उस फाइनल अकाउंट से अब इस पे डिफरेंट अलग से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इसी एनालिसिस को करने के बाद हम अपने मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसे ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो आइए एक अलग अंदाज से फिर समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं पहले, फिर मैं कोरिलेट करूंगा। एग्जांपल यह है, कैश बुक आपने बनाया। कैश बुक कहां पर बनाया आपने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाया। कैश बुक अगर आपने बनाया तो कैश बुक कहां पर बनाया बताओ, समझिएगा। बेस क्यों होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। आपने कैश बुक बनाया होगा किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तभी आपको कैश का बैलेंस पता चला होगा। कैश बुक जस्ट पार्ट ऑफ जर्नल, और इसको लेजर भी कहते हैं। कैश बुक में क्या लिखा हुआ है, कहां कहां से कैश आया और कहां कहां कैश गया, सही। तो कैश बुक से आपको क्या पता चला, यहां से कैश आया और यहां कैश गया, और फाइनल जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आया, आपने उसको उठाकर कहां लिख दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया आपने, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। क्लियर है, ये तो पता चल गया। लेकिन अब आइए हम इसी कैश बुक पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कैश कहां कहां से आया और कहां कहां गया। ये तो सीधा है। अब हम इसको तीन भागों में बांटकर देखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये जानने की जरूरत है हमें, कैश ठीक है, कैश बिजनेस में आया, सपोज कीजिए आपके पास आया 1 करोड़ और गया 40 लाख, तो फाइनली आपके पास कितना आया? 60 लाख। ये अच्छी चीज है, एक केस ये हुआ। दूसरा केस मैं कह रहा हूं, आपके पास आया 40 लाख, आपके पास आया 40 लाख, गया 25 लाख, तो बचा कितना? 15 लाख। पहला वाला केस ज्यादा अच्छा है या दूसरा वाला केस ज्यादा अच्छा है? जी नहीं, ये ऑलवेज जरूरी नहीं होता है। अगर पहले वाले केस को अगर हम मानकर चले तो ये जरूरी नहीं है। अब हम इस पर एनालिसिस करेंगे। देखो क्या हुआ। अब एक व्यक्ति है जिसने लोन ले लिया है एक्चुअल में 80 लाख का या 90 लाख का लोन ले लिया। 10 लाख बिजनेस से उसको आया, तो आया कितना? 1 करोड़। 90 लाख का लोन लिया, 20 लाख, 10 लाख कहां से आया? बिजनेस से गुड्स बेचकर आया, उसके पास आया कितना? 1 करोड़। खर्च कितना किया? 40 लाख। बचा हुआ कितना है उसके पास? 60 लाख। लेकिन ये जो 60 लाख बचा हुआ है, कैसे बचा हुआ है? लोन ले लिया है इसने 90 लाख का। लेकिन दूसरा बिजनेस जो मैंने बताया आपको, तो उसके पास आया सिर्फ कितना लाख? 40 लाख। गया कितना? 25 लाख। तो बचा कितना? 15 लाख। लेकिन इसको जो 40 लाख आया ना, ये प्योर कहां से आया? बिजनेस में गुड्स को बेचने के बाद आया, इसने लोन ले लिया। तो आप बताइए दोनों बिजनेसमैन में से, यानी दोनों बिजनेस में किस बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है? हाँ, सेकेंड बिजनेस, जो सेकेंड एग्जांपल हमने दिया। इसी में मतलब हमने क्या किया? अभी एनालिसिस किया एक्चुअल में कि एक्चुअल में आपके पास कैश कहां से आ रहा है, कहां पर जा रहा है, ये मैटर करता है। और यही पार्ट जो है ना, ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले, ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना किसका अंग है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है? बोलो बोलो। कैश बुक बनाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। समझ में आ रही बात? चलो दूसरा एग्जांपल और देते हैं आपको। जब तक इन एग्जांपल्स को नहीं देंगे ना, सिर्फ बातें करने से नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस, इन सब बातों से कभी भी स्टूडेंट एक्चुअल में किसी एक बात को समझ ही नहीं पाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पहले आप एग्जांपल लीजिए, उसके बाद तय कर लीजिए, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। वरना रटने जैसी स्थिति बन जाती है। अच्छा, इसका ये एडवांटेजेस है, ये नेचर है, ये स्कोप है। इससे मेरा मानना है कोई फायदा नहीं होता। पहले बेसिक चीज को समझ लेंगे तो उन चीजों को आप अपने आप समझ लेंगे, उसको फिर आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल दूसरा लीजिए। एक बिजनेस में हम फाइनल अकाउंट को देखकर पता लगा लेंगे, बैलेंस शीट को देखकर हमने पता लगाया। दो बिजनेस, एक बिजनेस है ए, बिजनेस का नाम बता रहा हूं मैं, या चलो एक कंपनी है ABC और दूसरी कंपनी है XYZ। कंपनी ABC के बारे में मैं बताता हूं। इसका करेंट एसेट्स है 80 लाख और करेंट लायबिलिटी है 60 लाख। अब आइए, एक दूसरी कंपनी है, करेंट एसेट्स है इसके पास 20 लाख और करेंट लायबिलिटी है 10 लाख। इसका करेंट एसेट्स 80 लाख का है, इसका करेंट लायबिलिटी लेकिन 60 लाख है। इसका करेंट एसेट्स क्या है? 20 लाख है सिर्फ, और इसका करेंट लायबिलिटी क्या है? 10 लाख है। कौन से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा मान रहे हो आप? ABC या XYZ? देखने से आपको लग रहा होगा, देखने से महसूस होगा आपको कि ABC का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी बिजनेस का, अच्छा एक बात इससे को मैं बताऊं, इससे पहले ये बताइए, करेंट एसेट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अभी कितना है, या अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करेंट लायबिलिटी कितना है, ये कहां से पता चला आपको?
फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चला ना। अब बैलेंस शीट देखो, उसमें लिखा रहता है करेंट एसेट्स इतना, करेंट लायबिलिटी इतना। हमारा फाइनल अकाउंट तो बन चुका है, हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल चुका है, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑलरेडी बता रहा है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी आ गया है। अब इसके आगे का कदम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के समाप्ति के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है एक्चुअल में। उसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करके हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं? नाम से क्लियर है, बिजनेस के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं? बिजनेस के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करके हमने ये पता लगा लिया। अब एक्सपर्ट का क्या मानना है समझिए। अब मैं प्योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता रहा हूं कि देखिए, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर करेंट एसेट्स, उसका करेंट एसेट्स उसके करेंट लायबिलिटी का दोगुना है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति अच्छी है। क्या है? करेंट एसेट्स उसका क्या क्या होना चाहिए? करेंट लायबिलिटी का कितना गुना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। उसके भी पीछे लॉजिक है। करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? एग्जांपल के तौर पर करेंट एसेट्स में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसके अलावा स्टॉक, डेटर, प्रीपेड आइटम्स, ये सब क्या है? करेंट एसेट्स है। करेंट लायबिलिटी में क्या आता है? जैसे कि क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, ये सारे, या आउटस्टैंडिंग आइटम्स, ये सब करेंट लायबिलिटी है। अगर आपका करेंट एसेट्स, इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी बात से भी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। आपके बिजनेस, आप तो फटाफट सिर्फ प्रॉफिट पता कर ले रहे हो, देख रहे हो इतना प्रॉफिट आ गया है, इतना बढ़ रहा है, और आपने छोड़ दिया अकाउंटिंग, आगे के स्टेप को आपने यूज नहीं किया। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन अगर आप आगे का स्टेप मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी साथ में कर लोगे, तो आप अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को बिगड़ने नहीं दोगे, और आपका बिजनेस आपके गोल को अचीव कर पाएगा, और आपके बिजनेस का डेवलपमेंट हो पाएगा, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाओगे, और एटलीस्ट ये कहें कि आप अपने बिजनेस को डूबने से बचा पाओगे। क्या करके? मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके आपने तो ये पता लगाया ना कि अभी हमारी पोजीशन क्या है, हमने क्या कमाया, क्या गंवाया, अभी हमारा एसेट्स और लायबिलिटी की क्या हालत है, ये तो पता कर लगा लिया आपने। लेकिन आगे की चीजों को अगर आप पता नहीं लगाओगे तो आप बहुत सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो क्या है भाई कि करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी का दोगुना क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना। उसका लॉजिक क्या है? अगर आपका करेंट एसेट्स और सपोज करें करेंट लायबिलिटी बराबर है, मतलब कि आपका डेटर, सपोज करिए आपका स्टॉक और डेटर दोनों मिलाकर 80 लाख का है, और आपका करेंट लायबिलिटी भी 80 लाख का है, मान लो। इस एग्जांपल में नहीं आ रहा, मैं अलग बता रहा हूं। दोनों अगर 80-80 लाख का ही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके सर पे लायबिलिटी एकदम मंडरा रहा है, आपको क्रेडिटर परेशान कर रहे हैं। अगर आप उसको उठाकर एज इट इज पूरा पेमेंट कर दोगे, किसे? करेंट लायबिलिटी के लिए, तो आपके पास बचेगा क्या? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हो जाएगा आपका नील। मतलब आपके पास इतना पैसा है ही नहीं कि आप गुड्स खरीद के ला सको फिर से, या करेंट बिजनेस एक्टिविटीज के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर सके। ये स्थिति आपकी रहेगी ही नहीं। इसका मतलब आपके में फंड का क्राइसिस होगा, आप ऑलवेज फंड के लिए परेशान रहोगे, आपका वर्किंग कैपिटल होगा ही नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट ने क्या कहा कि सुनो भाई, अगर चाहते हो अपने बिजनेस की दशा और दिशा सही रखना, तो अपना करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी का दोगुना कर लो, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसमें सुधार पैदा करो, अदरवाइज तुम्हें आगे परेशानी होने वाली है। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, बिजनेस के साथ साथ एक इंसान के बॉडी का पैमाना होता है ना हर चीज का, कि आप क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना चाहिए, इसके बाद आपका बीपी कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की क्या मात्रा होनी चाहिए। क्लियर? जब तक आप ये अगर इसको चेक करोगे, तभी तो पता चलेगा कि बैलेंस कहां पे बिगड़ा हुआ है, और उसे सुधार कर ले अगर आप वक्त रहते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से आप सुरक्षित रहेंगे। सेम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में, कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद इन सारी चीजों को पता करते रहते हो,
और वक्त रहते इसमें सुधार पैदा करते हो, और सुधार इसलिए लेते हो कि बिजनेस को डूबने से बचा सके, बिजनेस में नई नई बीमारी लगने से आप बचा सके। तो करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी का कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। अब इस बिजनेस की हालत देखो, इसका करेंट एसेट्स, इसको काटते हैं तो ये क्या आएगा 4 और यहां पर 3, मतलब ये इसका 75% और ये कितना है? अगर हम इसको देखें तो अगर ये 100 है तो ये कितना है? 75 है। इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो इसका जो करेंट लायबिलिटी है उसके करेंट एसेट्स का कितना है? 75% है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। मतलब कि ये रेशियो होना चाहिए 2:1 का। ये एक आइडियल रेशियो है करेंट रेशियो का। मतलब करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का जो रेशियो होता है ना, उसे हम करेंट रेशियो कहते हैं। आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अगर ये 100 और ये 60 हो रहा है, मतलब कि लेवल बढ़ रहा है, सुधार की जरूरत है। अगर जैसे जैसे इसको क्लोज लाओगे बिजनेस की हालत खराब होती जाएगी, और हो सकता है दिवालियेपन की स्थिति पैदा हो जाए। यहां पर देखो क्या है, ये यहां पर एज इट इज 2:1 रेशियो है ना, तो बिजनेस भले ही इसका करेंट एसेट्स कम है और इसका करेंट एसेट ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादातर दिखावा है। स्मूथ वे में कौन रन कर रहा है? इस XYZ की बात करेंगे। एक्चुअल में ये जो काम आपने किया पता करने की, क्योंकि आइडियल रेशियो क्या मानते हैं एक्सपर्ट? जैसे भाई हर एरिया का आइडियल होता है ना कि आपका फीवर, आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो भी गड़बड़ है, कम है तो भी गड़बड़ है। आप अब ऐसा भी ना करें आप कि करेंट रेशियो रख देते हैं 9:1, मतलब हमारा करेंट लायबिलिटी 1 लाख है और हमने 9 लाख करेंट एसेट्स रखा हुआ है। इसको भी रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेकार के कैश को आप बर्बाद कर रहे हो, इसको इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालो, इस पैसे का यूटिलाइज करो। समझ रहे हो क्या? टेंस ये है कि ये जो हमने अभी पता किया, ये करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का रेशियो, इसे हम बोलते हैं करेंट रेशियो। और करेंट रेशियो का किसका पार्ट है? रेशियो एनालिसिस का पार्ट है। और रेशियो एनालिसिस किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है एक्चुअल में। क्लियर? तो गौर कीजिए, मैंने जो यहां पे फॉर्मूला दिखा है, इसमें क्या करते हैं हम? डॉक्यूमेंट्स, यहां पर हम क्या क्या तैयार करते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया, जस्ट अ मिनट, मैं इसको पहले एक बार साफ कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। क्रिएट्स स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स that help management in making better decisions related to their business performance। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद मैनेजमेंट को बेहतर बनाना होता है, और इसमें हम यूज करते हैं किसको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट आउटपुट्स को यूज करने के बाद हम यहां पर अपने बिजनेस मैनेजमेंट को बेहतर बनाते हैं। इसमें और भी चीजें होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी तैयार करना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना, कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ब्रेक इवन एनालिसिस करना। ये सारा ही किसका पार्ट है बोलो? ये सारा ही क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और ये सारी चीजों को, जो हम जितनी भी चीजें मैंने अभी कही, इसका बेस कहां पर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम तैयार करते हैं, उसी से आधार बनाकर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। अल्टरनेटिवली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ध्यान से सुने, अब फाइनल टच दे रहा हूं मैं इसको। अब जब भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुक खोलकर देखोगे तो इनमें यही चैप्टर आपको मिलने वाला है। क्या क्या क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस में भी इन सारी चीजों को एक चैप्टर में डाल दिया जाए। यहां पे आपको दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ऑब्वियसली यही है एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये जितने भी हमने चैप्टर्स गिनाए, एक्चुअल में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स या टेक्निक्स हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से फिर बता दूं मैं, क्या क्या पढ़ना है? क्या क्या पढ़ना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड ये मेन चीजें बता रहा हूं मैं, जैसे कि क्या? ब्रेक इवन एनालिसिस। तो फाइनली मुझे उम्मीद है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार और इसको प्रेस ढंग से इस लेक्चर को ढंग से सुन लेते हैं तो ये आपको डेफिनेशन भी समझ में आएगा
इसके बाद आप जितने इसके स्कोप, नेचर वगैरह वगैरह जिन भी चीजों को आप पढ़ेंगे, आपको इसको समझने में ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।